हेलो ऑफिशियल, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अपने करियर के बारे में कुछ सोच रहे हो तो ये वीडियो से आपके करियर को शायद एक नई दिशा मिल सकती है। आप अपने करियर को लेकर जो चिंता में हो, जो टेंशन में हो, और थोड़ा बहुत यार स्ट्रगल फेज होता है जब मतलब एक कमाने की उम्र जब हो जाती है, घर की जिम्मेदारियां संभालने की जब उम्र हो जाती है, तो वहां से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर रास्ता पता होना जरूरी है। और बस ऐसा ही एक रास्ता, ये इकलौता नहीं है, बट हाँ ऐसा ही एक रास्ता मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है सचिन अडेकर और 2017 में मैंने बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी शुरू करी थी और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IBPS RRB PO का एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किया था। टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से, तो कभी बैंक ज्वाइन किया नहीं, और RRB PO के बाद सारे एग्जामिनेशंस बाकी PO के क्लियर हो गए, पर कभी ज्वाइन किया ही नहीं क्योंकि टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बस तब से लेके आज तक बैंकिंग एस्पिरेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करते हैं SBI क्लर्क के बारे में। सबसे पहले ये क्यों है डिस्कशन, SBI क्लर्क का डिस्कशन अभी ही क्यों है। तो अभी मैं ये डिस्कशन क्यों करने जा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सिंसियर कैंडिडेट्स के लिए होगा। सिंसियर कैंडिडेट्स मतलब जो अपने पहले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते थे। देखो पहले कैसा होता है ना, कंपटीशन थोड़ी सी कम हुआ करती थी, इतने क्वालिटी रिसोर्सेस इतने इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। मैं तब की बात कर रहा हूं जब मैं तैयारी करता था, है ना। मतलब मेरी, आप यकीन नहीं मानोगे, बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए मेरे कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पुणे से मुखर्जी नगर जाओ, मुखर्जी नगर में मतलब वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करो, वहाँ पे पीजी का मतलब महीने का खर्चा, वहाँ का खाना, मेस, वो सारी चीज़ें। तो क्वालिटी रिसोर्सेज इतने इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। इजीली रिसोर्सेज थे बट इजीली एक्सेसिबल नहीं थे। आज के टाइम में क्या हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल हो रहे, इसलिए कंपटीशन बढ़ रही है, और बढ़ती हुई कंपटीशन के कारण थोड़ा सा प्रिपरेशन ज्यादा टाइम लग रहा है और अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए मेहनत ज्यादा लग रही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ डेट्स पर फोकस कराना चाहूंगा। मैं अगर बात करूं 2023 की, तो 2023 में 16 नवंबर को SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन आई थी। आज हम सितंबर में खड़े हैं, अक्टूबर एक महीना, सितंबर और अक्टूबर मतलब 1.5 महीने के बाद नवंबर आ जाएगा। ठीक, तो नोटिफिकेशन आने के चांसेस हमें नवंबर दिसंबर में ही है। 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। पे स्केल बहुत अच्छा रहता है। पहली सैलरी 35 से 45,000, लोकेशन टू लोकेशन वैरी होती है। 35 से 45,000 पहली सैलरी क्लर्क की जाती है, SBI क्लर्क की। 2022 में 6 सितंबर को ही नोटिफिकेशन आया था, 5,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। 2021 में अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था, 5,400 से ज्यादा वैकेंसीज थी, है ना। तो अभी मतलब हर साल में SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन हमें देखने को ही मिला है। पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली SBI क्लर्क की रिक्रूटमेंट कर रहा है। अभी तक इस साल में हमने SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन नहीं देखा है, तो अगले कुछ महीनों में हमें यह नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। अगर आप आज डिसाइड करो और अगले 6 महीने डिसिप्लिन के साथ तैयारी करो, तो यह बिल्कुल पॉसिबल है कि आप पहले अटेम्प्ट में SBI क्लर्क फोड़ दो। तो बस वही मेरा पर्पस है कि आप सब लोगों को इस एग्जामिनेशन के बारे में पता चल जाए और आप डिसीजन ले पाओ कि यार ये मुझे करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं, कौन इस एग्जामिनेशन को दे सकता है इस पॉइंट से। तो इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपकी एज 20 से 28 के बीच में होनी जरूरी है। अब ये किस तारीख को होनी चाहिए, ये डेट नोटिफिकेशन में मेंशन करी जाती है ना। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ये फलानी स्ट्रीम ही आपको होनी चाहिए। बैंकिंग की एग्जामिनेशन है, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप बीकॉम से हो, ये बीकॉम से होना आपका जरूरी है, या कॉमर्स बैकग्राउंड से होना जरूरी है, ऐसा कोई भी नहीं है।
आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना, इनमें से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। बस शर्त यह है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में आना जरूरी है। उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं, बहुत सॉर्टेड एग्जामिनेशन पैटर्न है। दो ही फेजेस में एग्जामिनेशन होती है, फेज 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन। ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है क्वालिफाइंग नेचर की होगी, मतलब ये एग्जामिनेशन बस आपको क्लियर करनी होगी। पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट कौन सा, सिलेबस क्या है, डिस्कस करेंगे, बट ये जान लीजिए अभी के लिए कि प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्लियर करनी है। वो क्लियर करते हो तो आप मेंस के लिए एप्लीकेबल होते हो, मेंस एग्जामिनेशन आप देते हो, आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेंस के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मेंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और प्रीलिम्स में अपना धुआंधार परफॉर्मेंस देना है। तो यहां पर थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करता हूं। यह है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न। प्रीलिम्स में आपको 3 सब्जेक्ट्स के पेपर्स देने हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स उसके लिए होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। तो 20 मिनट के टाइम में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के लिए और 20 मिनट का टाइम होगा। रीजनिंग एबिलिटी जो सब्जेक्ट मैं गाइड करता हूं आपको, वो 35 क्वेश्चन, 35 मार्क, 20 मिनट का टाइम। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए टोटल टाइम 60 मिनट्स का। क्या 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? नहीं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एक बार कट ऑफ का आइडिया ले लेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन होता है। ठीक, तो यह है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में होती है? इंग्लिश का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। बाकी क्वांट और रीजनिंग के पेपर्स आप अपने उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र से हूं, तो महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए महाराष्ट्र में इंग्लिश छोड़ के हिंदी में भी कैंडिडेट पेपर दे सकता है, मराठी में भी दे सकता है और कोंकणी लैंग्वेज में भी पेपर दे सकता है। बंगाल से हो तो बंगाली में पेपर दे सकते हो, गुजरात से हो गुजराती में दे सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ क्लर्क के लिए अवेलेबल है। तो क्लर्क में ये वाली चीज ध्यान में रखनी जरूरी है। मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा? मेंस एग्जामिनेशन में फिर से वही 3 सब्जेक्ट्स आएंगे जो हम प्रीलिम्स में पढ़ चुके होंगे। उनके लिए मेंस में नया कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, बस प्रीलिम्स में वही टॉपिक के ऊपर आसान लेवल के क्वेश्चन आएंगे, मेंस में सेम टॉपिक्स के ऊपर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट प्री और मेंस का सिलेबस सेम, क्वेश्चन का लेवल अलग। ठीक, इन 3 सब्जेक्ट के साथ साथ एक चौथा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। 5वां सब्जेक्ट जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐड होगा। जरा मार्क्स और उसका वेटेज देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे जनरल अवेयरनेस के पेपर में, 50 मार्क रहेंगे, 35 मिनट का टाइम रहेगा। जनरल इंग्लिश का ही पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, कंपलसरी है। ये 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क के लिए, अगेन 35 मिनट्स का टाइम रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 45 मिनट का टाइम। देन अपना रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर, उसमें 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है और वही सब्जेक्ट में आपको गाइड करूंगा। 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है। तो ऐसे 2 घंटे 40 मिनट की एग्जामिनेशन होगी, 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए आएंगे। तो ये मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न है। मेंस एग्जामिनेशन भी जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इंग्लिश और उसके साथ साथ आपके लोकल लैंग्वेज में भी होती है, सेम वैसे ही मेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश और आपके लोकल लैंग्वेज में भी होगी। और ये लोकल लैंग्वेज का प्रोविजन सिर्फ क्लर्क के लिए अवेलेबल है ना। इधर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में जहां जहां स्टार दिया है वहां वहां उसका मतलब यह है जो स्टेट में एग्जामिनेशन दे रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज। ठीक है, महाराष्ट्र में मैंने बता दिया मराठी, हिंदी, कोंकणी, ये 3 लैंग्वेजेस इंग्लिश के अलावा मिलेगी। गुजरात में गुजराती मिलेगी, बंगाल में बंगाली मिलेगी, है ना, और आसमी भी शायद बंगाल में रहती है। तो ये ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक, उसके बाद यहां पर ये अपने एग्जामिनेशन पैटर्न देख लिया सर, अब थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, है ना। ये सिलेबस है कितना, कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस कितना है और इसको कवर करने के लिए कितना टाइम जाता है, ये एक बार देख लेंगे।
तो 4 ही सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग में ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस में केवल 11 चैप्टर्स है, केवल 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे कम और सबसे कंसाइज सिलेबस अगर आपके सब्जेक्ट में, आपके एग्जामिनेशन में किस सब्जेक्ट का है तो रीजनिंग का है। अब इन 11 चैप्टर्स में से ये 8 चैप्टर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तो हमें 8 ही चैप्टर्स पढ़ने, 11 भी नहीं पढ़ने। 8 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर पजल होता है। 35 क्वेश्चन की रीजनिंग प्रीलिम्स में आती है। 35 में से मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस एक चैप्टर से होंगे। तो 15 से 20 मार्क आपके पजल से हो गए। अल्फाबेट इस चैप्टर से कम 6 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं। तो आपके पेपर का 70 से 80% हिस्सा केवल ये 2 चैप्टर्स कवर करते हैं, है ना। तो रीजनिंग में 2 चैप्टर्स में अगर मास्टरी हासिल कर ली, पजल्स एंड अल्फाबेट्स, एसबीआई क्लर्क में हम 35 मार्क का पेपर आएगा। 35 में से तो 22-23 मार्क्स कैसे भी स्कोर कर सकते हैं, कैसे भी, मिनिमम बता रहा हूं। ये 2 चैप्टर्स अच्छे होने चाहिए। बाकी ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, छोटू इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर्स, ये अगर कर लिए तो एसबीआई क्लर्क में जो 35 मार्क की रीजनिंग आएगी, जितना मैं आपको बताता हूं उतना अगर आपने कर लिया तो आप 35 में से मिनिमम 33 मार्क 20 मिनट में तो सिक्योर कर ही लोगे। ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स क्यों नहीं मैं कंसीडर करता हूं, प्रिपरेशन के टाइम में आपको समझ में आता है। 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ देने होते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चंस हमें छोड़ देने होते हैं, तो फिर हम उधर दिमाग ही नहीं लगाते। ओके, तो यहां पर रीजनिंग का सिलेबस ऐसा है। मेंस एग्जामिनेशन में ये 3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा हमें पढ़ने हैं और इन चैप्टर्स के ऊपर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो मेंस में सिर्फ 3 चैप्टर्स नए और इनके ऊपर अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो इस तरीके से रीजनिंग निपट जाएगी। इसके बाद क्वांट आता है। क्वांट को 3 सेक्शन में हम बांट सकते हैं। एक पहला स्पीड मैथ्स, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना, स्पीड मैथ्स। दूसरा अरिथमेटिक एंड तीसरा डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। स्पीड मैथ्स कौन सा होता है सर? ये 3 चैप्टर स्पीड मैथ्स के होते हैं, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने स्कूल में सॉल्व किया है। ठीक। नंबर सीरीज, 2 टाइप के नंबर सीरीज होती है, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। उसके पैटर्न्स होते हैं। सुमित सर आपको सारे पैटर्न्स बता देंगे कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो ये 3 टॉपिक स्पीड मैथ्स के अंदर आते हैं। किसी भी क्लरिकल एग्जामिनेशन में इस स्पीड मैथ्स का वेटेज 10 से 15 मार्क का होता है, किसी भी क्लर्क के एग्जामिनेशन में। तो एसबीआई क्लर्क में भी ये 3 चैप्टर 10 से 15 मार्क का वेटेज कैरी करेंगे। तो स्पीड मैथ्स ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस हाँ प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ये 10 से 15 ये सारे के सारे मार्क्स अपने जेब में डालने हैं। ठीक, कैसे डालने सुमित सर आपको बता देंगे। उसके बाद अरिथमेटिक आता है। अरिथमेटिक में वो सारे चैप्टर्स आते हैं जो हमने स्कूल में पढ़ रखे हैं। परसेंटेज स्कूल में पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट लॉस स्कूल में पढ़ा हुआ है, रेशियो स्कूल में पढ़ा हुआ है, टाइम एंड वर्क स्कूल में पढ़ा हुआ, स्पीड टाइम डिस्टेंस स्कूल में पढ़ा हुआ है, एवरेज स्कूल में पढ़ा हुआ है, मेंसुरेशन स्कूल में पढ़ा हुआ है। बस अब स्कूल में पढ़े हुए टॉपिक्स, वो मेथड्स इधर नहीं लगेंगे, वो मेथड्स नहीं लगेंगे सर, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है, क्वेश्चन 35 है। 20 मिनट में अगर 35 क्वेश्चन सॉल्व करने तो हमें मेथड्स भी उस तरीके से चाहिए जो हमें टाइम, कम समय में सटीक आंसर दे दे। तो टाइम सेविंग मेथड्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो स्कूल वाली मेथड लगाएंगे तो फिर गए, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, रूट्स फास्ट कैसे निकाले जाते हैं, सिंबल कंपैरिजन से कैसे आंसर निकलता है, सारी की सारी चीजें यहां पर आप लोगों को जाननी है। तो कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है और कुछ मेथड्स होते हैं। इन सब के प्रॉपर ब्लेंड से हमें सिलेक्शन मिलता है। तो ये अरिथमेटिक का हमारा दूसरा सेक्शन हो गया। एंड आता है लास्ट सेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मार्क का रहेगा किसी भी क्लर्क के एग्जामिनेशन में। तो एसबीआई क्लर्क में भी ये 10 से 12 मार्क। तो अरिथमेटिक जो बचता है वो अरिथमेटिक 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में अरिथमेटिक हमें देखने को मिलता है।
क्लर्क के एग्जामिनेशन में 10 से 15 क्वेश्चंस इसी रेंज में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो क्वांट का ये सिलेबस है। अब इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, जैसे क्वांट हमने 3 सेक्शंस में बांटा है, वैसे इंग्लिश भी हम 3 सेक्शन में बांटते हैं। एक रीडिंग वाला पोर्शन है ना, ऐसी चीज है जो रीडिंग पर बेस्ड है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया है ना, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, रीडिंग के ऊपर बेस्ड है ना। रीडिंग के बाद दूसरा सेक्शन है वोकैबुलरी वाला। वोकैबुलरी वाले सेक्शन में पिलर्स आते हैं। पिलर्स का मतलब एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए जाते हैं और नीचे ऑप्शन में कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं। हमें बोलना होता है उस वर्ड को, उन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड उस ब्लैंक स्पेस में चला जाएगा। ठीक, तो ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एंड तीसरा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। तो इंग्लिश इन 3 सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, रीडिंग बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड एंड ग्रामर बेस्ड। तो ये तीनों सेगमेंट में अगर इंग्लिश हमने रीडिंग अच्छा कर लिया, वोकैब अच्छा कर लिया, ग्रामर अच्छा कर लिया, तो इंग्लिश में भी हम डिसेंट परफॉर्मेंस दे देंगे। ठीक है, बाकी ये चैप्टर के नाम है, ये ग्रामर का कुछ पोर्शन है, इसमें वोकैब का कुछ पोर्शन है और रीडिंग का कुछ पोर्शन है। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। एक ही नाम, एक ही सब्जेक्ट है, जीए जनरल अवेयरनेस, बीए बैंकिंग अवेयरनेस, सीए करंट अफेयर्स। तो इसमें आपको क्या करना होता है ना, सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस में इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को समझना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है बैंकों को रेगुलेट करने में, बैंक को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, ये एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी होगी। फिर आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई किस तरीके से बैंकों के ऊपर रेगुलेशन करता है, ये सारी चीजें। फिर रीजनल रूरल बैंक किस तरीके से काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस में सीखोगे। तो इसमें नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानोगे, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानोगे, है ना। तो ऐसे सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़नी होगी। करंट अफेयर्स में क्या होगा, करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक बैंकिंग सिनारियो से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं, मतलब अभी मतलब देश भर में जो भी इकोनॉमिक सिनारियो चल रहा है, जो भी फाइनेंशियल सिनारियो चल रहा है, सरकार ने कोई एक योजना अनाउंस कर दी तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। तो ये है करंट अफेयर्स का सिलेबस। तो ये सिलेबस हमारा प्री और मेंस का है। तो एक बार अभी सिलेबस क्लियर हो गया है तो आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो ये 2023 का क्लर्क की एग्जामिनेशन स्टेट वाइज होती है, तो इसका कट ऑफ भी स्टेट वाइज ही निकलता है। तो 100 में से, ये 2023 का कट ऑफ है, 100 में से कौन सी स्टेट में कितना कट ऑफ गया था। तो कट ऑफ अगर आप देखो तो यहां पर यह अंडमान निकोबार का कट ऑफ अवेलेबल नहीं था। आंध्र प्रदेश में 100 में से सिर्फ 56.5 कट ऑफ गई थी। आंध्र प्रदेश में जिन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया 100 में से 56.5 से ज्यादा जिन्होंने मार्क्स सिक्योर किया उनका सिलेक्शन हो गया। 41 मार्क्स अरुणाचल प्रदेश, उससे ज्यादा मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो गया। आसाम में 65, बिहार में 51, छत्तीसगढ़ में 62.5, दिल्ली में 57, गुजरात में 51, हरियाणा में 58, हिमाचल में 64, फिर 66, जम्मू में, झारखंड में 56, सबसे ज्यादा केरला में गई थी 76, ओडिशा में भी 77 कट ऑफ देखने को मिल रही थी। तो ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 80, है ना। तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा। तो अपने स्टेट की कट ऑफ अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100 में से कितने मार्क्स लाने से आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर होगी, है ना। और मेंस की कट ऑफ में यहां पर इसलिए नहीं लेके आया हूं क्योंकि मेंस की कट ऑफ सारे स्टेट के अवेलेबल नहीं रहते, बट मैक्सिमम स्टेट्स की कट ऑफ मेंस की, जो मेंस 200 मार्क की हुई थी, 200 मार्क्स में से मैक्सिमम स्टेट्स की कट ऑफ 70 से 80 के बीच में थी। कुछ कुछ स्टेट्स थे जिनमें 64-65 भी गई थी, कुछ कुछ स्टेट्स थे जिनमें 80 से ज्यादा भी गई थी, बट मैक्सिमम स्टेट्स की कट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन के लिए 70 to 80 के बीच में। तो 200 में से 90 मार्क्स अगर हमने ला दिए मेंस एग्जामिनेशन में, सिलेक्शन श्योर शॉट पक्का, फाइनल सिलेक्शन। तो इस तरीके से एसबीआई क्लर्क का पूरा लेखा जोखा है। तो ये एसबीआई क्लर्क की तैयारी आप जितने अच्छे से करोगे उतना आप ज्यादा चांसेस रखोगे कि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लो। तो ये सारी चीजें मैं अभी आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि
जितने सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, हम सिलेक्शन ले सके। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कंपटीशन अभी इतना हो चुका है, इतना हो चुका है, और इस कंपटीशन की वजह से ही क्या हो रहा है, इस कंपटीशन की वजह से ही हमें यहां पर प्रिपरेशन जितनी जल्दी स्टार्ट हो सके उतनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। कहां से प्रिपरेशन कर सकते हो? एक बेहतरीन रिसोर्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बैंक महापैक ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं पता है, A to Z सारे टॉपिक बेसिक से पढ़ना चाहते हो, बैंक महापैक ज्वाइन कर लेना। बैंक महापैक में आपको A to Z सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। SBI क्लर्क अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसी बैंक महापैक के अंदर एक बैच है रीजनिंग के लिए, वो फॉलो करनी है आपको, अनंत रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कौन सी बैच फॉलो करोगे? अनंत रीजनिंग बेस्ट बैच है, 180 से ज्यादा लेक्चर्स है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, नोटिफिकेशन आने के बाद मैक्सिमम 45 से 60 दिन मिलते हैं हमें एग्जामिनेशन के लिए। नोटिफिकेशन आने के बाद अनंत रीजनिंग इस बैच में 180 से ज्यादा लेक्चर है। 60 दिन में आप 180 लेक्चर कवर कर पाओगे? रीजनिंग के 3 लेक्चर एक दिन में करने पड़ेंगे, है ना? बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ोगे? तो इसीलिए नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी स्टार्ट करिए। अनंत रीजनिंग के लिए फॉलो करना। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अचीवर्स बैच आप फॉलो कर सकते हो। अचीवर्स बैच SBI क्लर्क को टारगेट कर रही है, SBI क्लर्क एंड PO दोनों को, ठीक है? तो ये बैंक महापैक में सारी की सारी चीजें अवेलेबल रहेगी, है ना? तो ये इस तरीके से आप अपने क्लर्क की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है तो रोज शाम को 7 बजे YouTube पर मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस कराता हूं, यहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रोज शाम को 7 बजे YouTube पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर। सिलेक्शन जल्दी ले लेना और जल्दी से एक प्यारा सा मैसेज ड्रॉप कर देना, सर सिलेक्शन हो गया। बाय बाय एंड एंजॉय योर टाइम।